दिग्विजय जी सिद्ध के सीने से लग अपने जज्बात, अपने इमोशन सब बयां कर रहे थे। आकाश दी धीमे कदमों से चलकर उनके पास आते हैं। उन्हें तो अब तक बिलीव नहीं हो रहा था कि वो हकीकत में जी रहे हैं ये पल या उनका ये ख्वाब है। ऐसा ख्वाब जो उसके जीवन के ही शायद एक ख्वाब में हो। वो धीरे से अपना हाथ बढ़ा सिद्ध के चेहरे को होले से छूते हैं। उस चुनाव का एहसास था कि आँखों में भी अब अपना जैसे खो दिया। वो अपनी भीगी पल के लिए अपने रूंधे गले के साथ काफ़ी मुश्किल से कहते हैं, रुद्र मेरे बेटे। वो चंद शब्द ही उनके जज्बातों को काफ़ी था। दिग्विजय जी तो आज जैसे एक छोटे से बच्चे हो गए हो। वो सिद्ध के सीने से लिपटे सब यही राग लिए बैठे थे, मेरा रुद्र, मेरा पोता वापस आ गया, मेरा पोता वापस आ गया। इन सारे जज्बातों के बीच घिरे सिद्ध जैसे सुनसा हो गया था। उसके होठों पे ना अल्फाज थे ना कुछ कहने की हिम्मत। ये तो बस माथे पर कहीं सवालों की रेखा जिनके जवाब से वो अनजान बस उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था। दिग्विजय जी का यूँ लिपट लिपट कर रोना, आकाश जी के जज्बातों में बंधे आंसुओं को देखना, सब अंदर बहुत अजीब से हलचल सी पैदा कर रहा था। वो बड़े मुश्किल से कुछ सोच अपना हाथ उठा दिग्विजय जी को संभालता है। दिग्विजय जी सिद्ध के चेहरे पर अपना हाथ फेरते हुए अपने जज्बातों से घिरे शब्दों में आंसुओं की बौछार लिए कहते हैं, रुद्र मेरा पोता, तुम वापस आ गए हैं। हमने तुम्हें कितना याद किया, कितना कुछ बिखर गया था। अब तुम वापस आ गए हो, देखना सब अच्छा हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। सिद्ध उनकी बातों को सुन कुछ कह पाता कि झट से कोई आकर कसकर उनके सीने से लग कहता है, भाई ये और कोई नहीं रेहान था। नीचे से आते शोर के बीच एक नौकर ने रेहान और सांची को रुद्र के आने की खबर दी थी। उस नौकर का इतना ही कहना था कि रेहान की जैसे हैरानी का ठिकाना न होना। उससे तो इस बात का बिलीव तक नहीं हो रहा था, लेकिन जब उसने सीढ़ियों से नीचे आते हुए सिद्ध को देखा था तो 2 पल जैसे शौक रह गया। दिग्विजय जी और आकाश जी के जैसा हाल उसका भी था। वो तो झट से बिना कुछ कहे सिद्ध के सीने से लग गया। आखिर 3 साल बाद उसने इस पल को मिस किया था जब वो रुद्र के सीने से लग अपने आप को एक छोटे बच्चे जैसा महसूस करता था। अपने पिता से ज़्यादा वो रुद्र से इस जज्बातों में जुड़ा था। रेहान तो रुद्र के जाने से टूट गया था। उसमें तो जैसे खुद को संभालने की हिम्मत नहीं थी। वो शायद जीता था रुद्रांश को देख के ही, क्योंकि वो भाई की आखिरी निशानी थी। वो चाहता था कि वो तरह से वो फ़र्ज निभा पाए जो उसके भाई ने उसके जीवन में एक भाई में पिता बनकर निभाया था। आज दोबारा रुद्र को पाकर रेहान शायद अपने जज्बातों शब्दों में क्या अपने इमोशन भी बयां नहीं कर पा रहा था। सांची भी सीढ़ियों के पास खड़ी काफ़ी हैरान थी। तविश भी सारे शोर के बीच वहां जा खड़ा हुआ। उसका भी हाल कुछ ऐसा ही था। वो तुरंत ही अबे और सोरे को मैसेज कर चुका था। रेहान सिद्ध से अलग हुए अपने आंसू रोक उसकी तरफ देख मुस्कुराकर कहता है, भाई। सिद्ध इतने सारे इमोशन को जीकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो चुका था। उसके दिल दिमाग में हलचल सी होने लगी थी। वो अपने कदम पीछे खींच अनजान नज़रें लिए कहता है, सॉरी बट मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। ये सुन रेहान उचकते हुए अपने एक कदम आगे बढ़ाकर कहता है, भाई ये क्या कह रहे हो? मैं रेहान, आप मुझे भूल नहीं सकते भाई। रेहान अपने कदम लेता है तो सिद्ध वापस से अपने कदम वापस खींच सबकी तरफ देख अनजान नज़रों से देख कहता है, सॉरी बट मैं आप सब में से किसी को नहीं जानता। और ये रुद्र कौन है? मैं तो यहाँ बस रुद्रांश को छोड़ने आया था। वो आइसक्रीम शॉप में खो गया था, इसीलिए मैं उसे घर छोड़ने आया था। सिद्ध अपनी बात जल्दी से एक्सप्लेन करते हुए रुद्रांश की तरफ देखता है जो अभी भी सबकी नासमझी में देख रहा था। बेचारे उस छोटे से बच्चे को इस वक्त की सिचुएशन समझ नहीं आ रही थी। वो सब एक नज़र सबके चेहरे को देख रहा था। सिद्ध रुद्रांश को देख उसे बोलने को कहता है तो रुद्रांश झट से हाँ में सिर हिलाए कहता है, हाँ दादू, RBFD सही कह रहे हैं, ये मेरे फ्रेंड हैं, मैं ही इन्हें लाया हूँ। रुद्रांश की बातें सुन और सिद्ध का अनजान बिहेव देख सब हैरान रह जाते हैं। ये सुन सांची जल्दी से रुद्रांश के पास आकर घुटनों के बल बैठ पूछती हैं, अंश बेटा आप इन्हें जानते हो ना? ये तो
रुद्रांश सांची की बात सुन जल्दी से हाँ में सिर हिला देता है। अंश आगे कुछ कहता कि दिग्विजय जी आगे बढ़ सिद्ध के कंधे पर हाथ रख कहते हैं, नहीं, मुझे पता है तुम मेरे रुद्र हो, मेरा पोता। सिद्ध उनकी आंखों की तरफ देख उनसे कुछ कह नहीं पा रहा था। वो बड़ी मुश्किल से कहता है, बट मैं आपका पोता रुद्र नहीं हूँ। सॉरी मिस्टर चौहान। ये सुन दिग्विजय जी के कदम थोड़े लड़खड़ा जाते हैं, जिससे रेहान और आकाश जी संभालते हैं। सिद्ध परेशान नज़रों से कहता है, मेरा नाम सिद्धार्थ रहेजा है, मैं आपका रुद्र नहीं हूँ। ये सुन सब हैरान हो जाते हैं और चुप भी, लेकिन दिग्विजय जी जैसे कुछ मानने और समझने को तैयार ही नहीं थे। वो बार बार एक ही रट लगाए हुए थे कि वो उनका रुद्र हैं। सिद्ध इस बात को के लिए काफ़ी परेशान था। दिग्विजय जी सिद्ध के हाथों को झंझोड़ते हुए बौखलाए में कह जा रहे थे, नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, अपने दादा के साथ ये रेहान वाली मस्ती कर रहे हो। तुम मेरे पोते हो, मेरे पोते। मुझे पता है। दिग्विजय जी की हालत देख सब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके थे, जिसके बस में आज दिग्विजय जी संभले नहीं जा रहे थे। उन्हें बेकाबू देख सब उनकी हेल्थ को लिए परेशान होने लगे। सब उन्हें संभालने की कोशिश कर रहे थे। वहीं सिद्ध अपनी सफाई देते हुए बार बार कह रहा था कि वो रुद्र नहीं है, वो सिद्धार्थ हैं। तभी हॉल में एक आवाज़ गूंजती है, क्या हो रहा है यहाँ? उस आवाज़ को सुन सबका ध्यान दरवाजे पे जाता है, जहाँ अन्या हैरान परेशान नज़रों से सबकी ओर देख रही थी। अन्या में जस्ट पीछे जियान और जैन भी इस नज़ारे को देख रहे थे। अन्या चलकर अंदर आती हैं तो दिग्विजय जी की हालत देख उनके पास आते हुए फिक्र से कहती हैं, दादाजी क्या हुआ आपको, आप ठीक है ना? दिग्विजय जी अन्या को देख अपने घबराए भाव एक खुशी लिए सिद्ध की तरफ इशारा कर कहते हैं, अन्या देखो कौन आया है, हमारा रुद्र, वो लौट आया है। अन्या उनकी बात सुन एक नज़र सिद्ध को देखती है। उसे जरा भी देर नहीं लगी सिचुएशन समझने में। जिस बात का डर उसे था, उसे अब फेस करने का वक्त जो आ गया था। अन्या ने तो जैसे तैसे खुद को संभाल लिया था, लेकिन वो इतनी सारी नज़रों को संभालना उसके लिए आसान नहीं होने वाला था। अन्या दिग्विजय जी की बात को सुन उन्हें संभालते हुए उन्हें बैठने को कहती हैं और पानी का गिलास दिया उन्हें रिलैक्स होने को कहती हैं। रेहान जल्दी से सिद्ध की तरफ उंगलियों के इशारे से कहता है, भाभी देखो, भाई हमें पहचान नहीं रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि वो मेरे भाई नहीं हैं, वो रुद्र नहीं हैं बल्कि और हैं। भाभी कुछ बोलो ना, आप चुप क्यों हो, बोलो ना। रेहान के सवाल ये मौजूद सारे शख्स की आंखों में थे, जिसका जवाब अब अन्या से सब एक्सेप्ट कर रहे थे। अन्या एक नज़र सबकी ओर देखते हुए सांची को रुद्रांश को अंदर ले जाने का इशारा करती हैं, क्योंकि इस सारे सिचुएशन का उस छोटे से बच्चे के लिए मुश्किल था। अन्या रेहान की बात सुन उनके कंधे पर हाथ रख उसे संभालते हुए काफ़ी शांत स्वर में उसे समझाते हुए कहती हैं, रेहान ये सच है, वो तुम्हारे भाई नहीं हैं, कोई और हैं। अन्या का ये डिक्लेयर करना था कि सबके पैरों से जैसे ज़मीन ही खिसक चुका था। सब हैरान परेशान नज़रों से अन्या को ही देख रहे थे, जिसके चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं थे। रेहान कोई और सवाल पूछ पाता कि उससे पहले ही अन्या उसे हाथ दिखाकर रोक देती हैं और अपने कदम सिद्ध की तरफ बढ़ाती हुई बिल्कुल उसके सामने खड़े होते हुए उसकी आंखों में आंखें डाल कहती हैं, मिस्टर सिद्धार्थ रहेजा, एम आई राइट? अन्या के मुँह से अपना नाम सुन सिद्ध बस उसे एक पल ताकते रह जाता है। मीटिंग के बाद आज उनकी दूसरी मुलाकात थी, लेकिन पहली मुलाकात से बिल्कुल अलग। जिस आंखों की उसने दर्द और खालीपन महसूस किया था, आज वो आंखें उसके सामने एक चट्टान के समान थी, जहां जज्बातों के लिए कोई जगह नहीं थी। सिद्ध अन्या को नोटिस कर बस हल्के से अपना सिर हिला देता है। ये देख अन्या काफ़ी नरमी से अपनी फैमिली की तरफ इशारा कर कहती हैं, सॉरी फॉर ट्रबल मिस्टर रहेजा, बट आपका फेस और मेरे हस्बैंड का फेस काफ़ी सिमिलर हैं और उनकी डेथ हो चुकी है, इसीलिए शायद मेरी फैमिली आपको देख बेकाबू हो गई। सॉरी फॉर मैन एंड थैंक यू, आप मेरे बेटे को सही सलामत घर लेकर आए। अब आपको भी अपने घर जाना चाहिए। अन्या का लहजा थोड़ा कड़क और रूखा था। सिद्ध अन्या से कुछ कहने की ही कोशिश करता है कि अन्या उसे सीधा मुंह मोड़ जियान को ऑर्डर देते हुए कहती है, जियान मिस्टर रहेजा को सही सलामत उनके घर पर छोड़ आओ।
ध्यान रहे इन्हें कोई तकलीफ ना हो। इतना बोल अन्या वापस से दिग्विजय जी के पास आ जाती है। सिद्ध तो सब बस अन्या को ताकते ही रह जाता है। उसका लहजा यूँ था कि वो सिद्ध को शायद अब एक पल भी सामने नहीं देखना चाहती थी। उसने तो उससे कुछ कहने तक का मौका तक नहीं दिया था। इस परिवार के इमोशन, अन्या के बेरुखी, सब सिद्ध को बेचैन के लिए काफ़ी था। मन में काफ़ी सवाल थे, लेकिन जवाब क्या था इसकी खबर नहीं। सिद्ध एक नज़र सबको देख बड़ी मुश्किल से एक छोटी मुस्कान के साथ बाई का सिर लिए इशारा करता हुआ वहाँ से चला जाता है। सिद्ध को जाता देख दिग्विजय जी सिद्ध को रुद्र कहे रोकने की कोशिश करते हैं कि अन्या उनके सामने खड़े हुए ना में सिर हिलाती हैं। ये देख वो मजबूर हुए बस उसे ताकते ही रह जाते हैं। सिद्ध के जाने में देर थी। अब अन्या पे सवालों की झड़ी लगने लगी। सबकी आंखों के सवाल अब जुबान पे आने लगे थे, जिसका सामना अब उसे अकेले करना था। खुद को संभालने के साथ उसे परिवार को भी संभालना था। अन्या ये सब महसूस कर एक पल अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। वहीं दूसरी तरफ जियान पर्सनली सिद्ध को बेदी मेंशन छोड़कर आता है। सिद्ध इस वक्त कंफ्यूज और साथ ही परेशान था। वो बिना कुछ कहे चुपचाप बेदी मेंशन के अंदर चला जाता है। वहीं मेंशन पे जैसे कोई छुपकर सिद्ध को जाता हुआ देखकर एक नंबर डायल करता हुआ काफ़ी सीरियस टोन में कहता है, बॉस ये आदमी सिद्धार्थ रहेजाई हैं, रुद्रराय चौहान नहीं। आगे क्या करना है? उधर से एक आवाज़ गुस्से से भरी आती है, इंतज़ार करना है। अगर ये सिद्धार्थ रहेजा रुद्रराय चौहान हुआ तो दोबारा वही करना है जो पहले 3 साल पहले किया था। नज़र रखो, मुझे पल पल की जानकारी चाहिए। चौहान मेंशन। सारे घर वालों के सवालिया निगाहें अब बस अन्या पे थी और सारे सवालों के कटघरे में थी। अभय भी तबीज़ का मैसेज पाकर सब कुछ छोड़ वापस लौट आया था, लेकिन उनके आने तक सिद्ध जा चुका था। वो इस सिचुएशन को समझ पाता कि दिग्विजय जी अन्या के सामने आते हुए थोड़े रूखे लहजे में कहते हैं, अन्या बेटा तुम्हें हो क्या गया है? तुमने रुद्र को ऐसे जाने कैसे दिया? उसे कितना बुरा लगा होगा। अपने घर से भला कोई किसी को ऐसे जाने को कहता है? भला मेरा पोता वापस लौट आया मौत के मुंह से, और तुम उसे संभालने की जगह घर से निकाल दिया। तुमने ऐसा कैसा कर दिया? दिग्विजय जी इस वक्त जज्बातों में अपने आप को चूर थे। शायद वो इस वक्त सिचुएशन संभालने के हालात में नहीं थे। रेहान अन्या के पास आते हुए कहता है, भाभी ये सब क्या है? भाई हमें पहचान क्यों नहीं रहे हैं? और इस सिद्धार्थ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। भाभी कुछ तो बोलो आप प्लीज़। अन्या उस सबके सवाल सुने गहरी सांस लेती हुई सबकी ओर देख काफ़ी शांत लहजे में कहती हैं, रेहान मैं सबकी हालात समझ सकती हूँ। रुद्र को यूँ सामने पाकर मेरे भी मन में आप सबकी तरह ही सवाल उठे थे। मेरा दिल यूँ ही बेचैन था, लेकिन सच्चाई हमारे चाहने से बदल नहीं सकती ना। वो और कोई और है, उसकी पहचान हमारे रुद्र से अलग है, बिल्कुल अलग है। वो हमारा रुद्र नहीं है, इस बात का प्रूफ है मेरे पास। इतना बोल वो पास खड़े जियान को इशारा करती हैं, तो जैन सबके सामने अपना टैब ऑन कर उसकी तरफ कर देता है। रेहान अबे तभी जल्दी से पास आए उस टैब में देखने लगते हैं। जैन उस टैब की इन्फॉर्मेशन खुद अपने ज़ुबान से बताते हुए कहता है, ये सच है, हमारे रुद्र सर नहीं हैं बल्कि सिद्धार्थ रहेजा हैं। मैं इस बात की खबर लेने खुद उनके शहर गया था। उनके फैमिली बैकग्राउंड से लेकर मैंने स्कूल कॉलेज ETC सबकी इन्फॉर्मेशन निकाली है और सारे डाटा इस बात का प्रूफ हैं। उस प्रूफ को देख रेहान दिल जैसे बैठ गया, वो खुद कह न सका। अन्या सभी हालत देख काफ़ी भरी आवाज़ में कहती हैं, जानती हूँ समझ पाना और संभल पाना आप सबके लिए मुश्किल होगा, बट प्लीज़ संभलिए खुद को। रुद्र जा चुके हैं, वो वापस नहीं लौट कर आ सकते। ये सब सुनते ही अन्या के खुद के भी अंदर से हिम्मत टूट चुकी थी। वो बड़ी मुश्किल से सबके सामने खुद को संभाले हुई थी। आकाश जी अन्या की हालत देख समझ सकते थे कि इस वक्त उस पर क्या बीत रही होगी। आखिर उन्होंने भी तो अपना जीवन साथी उस मोड़ पे खोया जहां हम उस मोड़ की कल्पना भी नहीं की थी। आकाश जी तो उस मोड़ पे तो टूट चुके थे, लेकिन अन्या को देख उन्हें आश्चर्य होता था कि कैसे वो खुद के साथ साथ
सबको संभाले आगे बढ़ने का हौसला लिए चट्टान की तरह खड़ी है। आकाश जी आगे बढ़ अन्या के सिर पर हाथ रख कहते हैं, बेटा हमें प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा कहा ही हमारे लिए सबसे बड़ा यकीन की वजह है। आखिर रुद्र को तुमसे ज़्यादा कौन पहचान सकता है। अन्या उनकी बात सुन आंखों में नमी लिए उन्हें देखती हैं। आकाश जी उससे सीने से लगा अन्या के हौसला देते हैं। यहाँ सब इस बात को जान काफ़ी ज़्यादा मायूस हो चुके थे। आखिर उनकी 2 पल की खुशी जो दोबारा उससे छीन ली गई थी। सब मायूस नज़रों से एक दूसरे को ताक रहे थे। रेहान भी काफ़ी ज़्यादा मायूस हो गया, उसकी आंखों में भी आंसू थे। तभी सौरभे उसे संभाले थे। तभी रुद्रांश भागते हुए आया और अन्या के पाँव में लिपट आसपास कहता है, मम्मा आरबीएफडी कहाँ चले गए। अन्या रुद्रांश की देख अपने आंसू पोंछ मुस्कुराकर उसे अपने गोद में लेते हुए सवालिया निगाहों से देख कहती हैं, ये आरबीएफडी क्या है अंश। रुद्रांश ये सवाल सुने एक बड़ी सी स्माइल लिए कहता है, आरबीएफडी मीन्स रुद्रांश बिग फ्रेंड। इतना बोल रुद्रांश अन्या के कानों के पास आकर चुपके से कहता है, डी मीन्स डैडी, ये रुद्रांश का सीक्रेट है। ये सुन अन्या की आंखें चढ़ जाती हैं। रुद्रांश अपनी बात जारी रखते हुए आगे कहता है, आपको पता है मम्मा, आज हम साथ में खुद सारी आइसक्रीम खाई और बहुत मस्ती की। और रुद्रांश की जिद का जिक्र लिए आंखों पे एक अलग सी चमक और चेहरे पर खिले सूरज जैसी रोशनी थी। अन्या साफ देख सकती थी रुद्रांश के चेहरे का नूर जो सिद्ध के साथ की बातों में था। अन्या में भी समझ गई थी रुद्रांश सिद्ध को ही अपना डैडी समझ रहा है, इसलिए वो इतने ज़्यादा खुश हैं। ये देख अन्या दिल में एक आह उठ रही थी कि कहीं वो जाने अनजाने अपने बच्चे के जज्बातों से खेल तो नहीं रही हैं। क्या होगा जब कभी रुद्रांश का ये वहम टूटेगा, कैसे संभालेगी अपने बच्चे की इस मासूमियत को। अन्या रुद्रांश की बात को सुनते उससे अपने साथ ऊपर ले जाती हैं। परिवार के लोग भी सब अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। आज किसी को चैन तो आने वाला नहीं था, लेकिन उन सब में एक अक्स ऐसा भी था जिसके मन में अन्या की बातों का कोई असर नहीं हुआ था। अन्या अपने बेटे को अपनी गोद में कंधे से सुलाते हुए अपने कमरे में लगे रुद्र की बड़े से तस्वीर के आगे खड़े उसे देख रही थी। रुद्र की आंखें अन्या की आंखों में से मिल रही थी और जैसे लग रहा हो अन्या मन ही मन अपनी शिकायतों का बोझ लिए रुद्र से बस कह देना चाहती हैं कि वो हारने लगी हैं, टूटने लगी हैं, वापस से बिखरने लगी है। प्लीज़ रुद्र वापस आकर उसे संभाल लें, अब उसे नहीं हो पाएगा। ये सारी शिकायतों का बोझ लिए उसकी आंखें बह जाती हैं। वो उस तस्वीर के पास आए उससे जैसे लिपट जाती हैं और यूँ महसूस करती हैं कि रुद्र उसे सीने से लगाए खड़ा हो। वहीं दूसरी तरफ बेदी मैंसन सीधे अपने कमरे में बालकनी में खड़ा बस आज के पलों के बारे में सोच रहा था। कितना कुछ महसूस किया था आज उसने। एक दादाजी की आंखों में आंसू, अपने पोते की तड़प, पिता की आंखों की अपने बेटे के लिए गम, एक भाई की नज़रों में अपने भाई की अहमियत और एक पत्नी अन्या का जिक्र आए सिद्ध की धड़कनों में वापस वो बेचैनी थी। वो अपने धड़कते दिल पर हाथ रख खुद से कहता है, आखिर क्यों बेचैन है ये दिल के साथ, आज रूह भी खाली है। कुछ समझ नहीं आ रहा है आखिर क्या है ये सब। रुद्र राय चौहान, क्यों इस पहचान में मैं अब उलझ रहा हूँ। मैं आखिर क्या उस मिसेस चौहान की आंखों में उन्हें देख चुभन सी हुई, वो बेरुखी, वो अनजाना एहसास, सब मुझे झंझोर सा रहा है। इतना सब सोचते ही उसके माथे पर दर्द सा उठने लगा। वो इन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा जो उलझ चुका था। वो अपना सिर पकड़े बैठा था कि तभी नित्या कमरे में आते हुए उसे यूं देख फिक्र से पूछती है, तुम ठीक हो सिद्धार्थ, क्या हुआ। सिद्धार्थ बिना कुछ कहे बस अपने सिर को पकड़ रहता है। ये देख नित्या जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन करती है
और उसे डॉक्टर से बात करवा कर वो दवा दिए उसे सुला देती है। नित्या कमरे से बाहर आने के बाद अपनी मुट्ठियां खोलती है जिसमें सिद्धार्थ के कार की चाबी थी जो चौहान मैंसन के एक ड्राइवर यहाँ छोड़कर गया था। नित्या को इस बात की खबर होते ही कि सिद्धार्थ चौहान मैंसन गया था वो पैनिक में आ जाती है जो सिद्ध से इस बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन उसकी हालत बिगड़ते देख वो कोई सवाल नहीं करती। लेकिन उसकी परेशानी अब तक शांत नहीं हुई थी। वो तेज़ कदमों से अपने डैड के रूम में जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ चौहान मैंसन सांची हाथों में चाय का कप लिए सारे नौकरों को एक एक रोक उनसे पूछ रही थी कि सुनो, तुमने दादाजी को देखा? सारे नौकर बस हाँ में ना में सिर हिला देते हैं। पूरे घर में ढूंढते ढूंढते अब सांची बाहर आ चुकी थी। गार्ड्स से भी पूछने पर जब सांची को दादाजी की कोई खबर नहीं मिली तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई, क्योंकि दादाजी ऐसा कभी गैर जिम्मेदार वाली हरकतें कभी नहीं करते थे और आज सुबह से उनका यूं न मिलना एक अनहोनी के संकेत थे। ये सब देख सांची जल्दी से अन्या को फ़ोन मिलाती है, लेकिन उसका भी फ़ोन नहीं लगता है। आज अन्या और रेहान दोनों के साथ में शहर से बाहर थोड़ी मीटिंग थी, इसलिए वो दोनों सुबह सुबह निकल चुके थे और आकाश जी भी आज अपने आश्रम के काम लिए बाहर गए थे। सांची सबको कॉल कर दिग्विजय जी की खबर करने में थी, लेकिन किसी को कोई खबर नहीं थी। सांची इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई। आखिर दिग्विजय जी गए तो गए कहाँ? सुबह का वक्त बेदी मैंसन राजवेंद्र बेदी काफ़ी आराम से अपने फर्स्ट फ्लोर के एक बड़े से गार्डन सिटिंग एरिया में बैठे चाय की चुस्की ले रहे थे। उसके चेहरे की रौनक और खुशी को देख मालविका जी उनके पास बैठे मुस्कुराते हुए कहती हैं, क्या बात है बेदी साहब, आप बड़े खुश लग रहे हैं। बेदी जी ये सुन मालविका जी की तरफ मुस्कुराते हुए देख कहते हैं, अरे मालविका, खुशी की खबर ही आज छपी है पेपर में, ज़रा तुम भी नज़र डाल लो। इतना बोल मिस्टर बेदी न्यूज़पेपर उनकी तरफ बढ़ाते हैं। मालविका जी बड़े क्यूरियस हुए उस पेपर को पढ़ती रहती हैं। कुछ लाइन पढ़ने के बाद मालविका जी के चेहरे के आते जाते भाव को देखते मिस्टर बेदी हंसते हुए कहते हैं, चौंकने का वक्त नहीं है मालविका, बल्कि खुशियाँ मनाने का वक्त है। लगातार 3 प्रोजेक्ट हमारे पास आए हैं जिसकी वजह से उस चौहान इंडस्ट्री की पूरे मार्केट में उनका नाम मिट्टी में मिल गया। इतना बड़ा नुकसान शायद ही उन्हें कभी हुआ होगा। अब उन्हें पता चलेगा एक औरत के हाथ में इतनी बड़ी बागडोर देने का नतीजा, एक कमज़ोर और जज्बात औरत के हाथ में। इतना बोल खुशी में अपने आंसुओं में जुनून की आग लिए अपनी मुट्ठियां झटके से अपने आगे किए, अपने उससे कसते हुए कहते हैं, इन खबरों की आदत डाल लो मालविका, क्योंकि अभी तो बस शुरुआत है चौहान परिवार की बर्बादी का। उस 2 टके की औरत ने मुझसे धमकी दी थी ना, अब देखना उसे क्या क्या नहीं करवाता हूँ। वो मेरा घर है, राजवेंद्र बेदी नहीं। अब देखना उससे क्या क्या, उसे पूरे ख़ानदान को अपने कदमों में नहीं लाया तो मेरा नाम राजवेंद्र बेदी नहीं। अभी तो मैंने खेलना शुरू किया है उसे खिलौने से, आगे आगे देखो कितना मज़ा आएगा। मालविका जी एक तरफ अपने पति की खुशी देख खुश थी तो वहीं दूसरी तरफ अपनी बेटी की चिंता में कुछ परेशान। वो मिस्टर बेदी को देख चिंता के स्वर में कहती हैं, वो तो सब ठीक है बेदी साहब, लेकिन अपनी नित्या का क्या? मेरा मतलब है कल सिद्धार्थ चौहान मैंसन गया था और जब से ये बात नित्या को पता चली है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी। आपके पास आई थी लेकिन आप दवा लिए सो चुके थे, इसीलिए कुछ पल कह नहीं पाए, पर बहुत ज़्यादा परेशान थी। उन चौहान ने सिद्ध की झलक दिख रही थी।
अब शायद वो शांत न बैठे, कहीं हमारी बाजी ही हम पर उल्टी न पड़ जाए। आप घबराइए, आप समझ रहे हैं ना। मालविका जी अपनी बात समझा पाते कि मिस्टर बेदी सीरियस अंदाज में उन्हें देख अपना हाथ उठाकर उन्हें रोक देते हैं। फिर चेयर से उठते हुए बालकनी के तरफ कदम लिए कहते हैं, मालविका जी, बेटी हमारी भी है और इस बात की फिक्र ना करें कि उसकी खुशियों को कोई छीन पाएगा उनकी, क्योंकि मैंने तुम्हें पुख्ते इंतजाम कर रखे हैं। वो चौहान इस जन्म में नहीं कभी जान पाएंगे कि सिद्धार्थ आखिर है कौन और क्या है उसकी आदत, असल पहचान। मिस्टर बेदी अपनी बात कहते हुए एक डेविल स्माइल लिए सामने देख रहे थे। उन्होंने जो सोच रखा था उसकी शायद अभी तक किसको भनक जो नहीं थी। मालविका जी उनका यूँ कॉन्फिडेंस देख शांत स्वर में कहती हैं, और सिद्धार्थ उसका क्या? मालविका जी की बात सुन मिस्टर बेदी उनकी तरफ पलटते हुए अपनी एक आईब्रो उठाकर कहता है, सिद्धार्थ का क्या? फिर कुछ खुद के सवालों का जवाब दिए एक टेढ़ी मुस्कान के साथ कहते हैं, अरे भाई, दामाद हैं वो अपना, मैं दामाद से जल्द नित्या उसकी शादी करवा वापस उन्हें भेज दूंगा, तुम चिंता मत करो। बस कुछ दिन और उन चौहानों के आगे अपना चेहरा इस्तेमाल कर लूँ, उसके बाद तो जीत ही जीत है हमारी। इतना बोल वो हंसने लगता है। उसकी बातों में इतनी शांति देख मालविका जी की काफ़ी बेफिक्र देख मुस्कुराने लगती हैं। बेटे दोनों यूँ बातें करते हुए इस वक्त बिताते हैं। एक नौकर उनके पास आए कहता है, साहब, गेट पे दिग्विजय चौहान खड़ा था, एक बूढ़ा आदमी आया है। ये सुन राजवेंद्र बेदी के चेहरे आश्चर्य से कुछ भाव आ गए। वो उस नौकर से अपने आश्चर्य को लिए कि पूछता है, क्या वो चौहान यहाँ आया है? अकेला आया है या कोई भी साथ है? नौकर, नहीं साहब, वो अकेला आया है, कोई गार्ड्स नहीं, कोई नहीं है उसके साथ। ये सुन सिद्धार्थ मिस्टर बेदी कुछ हैरान हुए, लेकिन अगले ही पल उनकी हैरानी एक शैतानी भाव में बदल गई। खुद सोचते हुए एक मेडिकल स्माइल ये कहते हैं, ठीक है, तो मैं बाहर ही खड़े रखो, कह दो साहब अभी फ्री नहीं है, वो चाहे तो मेरा इंतज़ार कर सकते हैं, पर दरवाजे के बाहर से ही। ध्यान रहे उस दिग्विजय चौहान के कदम हमारे घर की दहलीज पर पड़ने नहीं चाहिए। अब जाओ। वो नौकर मिस्टर बेदी की बातें सुन बस एक पल उन्हें देखता है तो मिस्टर बेदी उसे जाने का इशारा करते हैं। बेचारा वो नौकर भी क्या करता, वो चुपचाप अपने मालविका स्टैंड लिए वहाँ से चला जाता है। उनके जाने के बाद राजवेंद्र बेदी अपने हाथों को मसलते हुए एक तीखे अंदाज में कहता है, अब मज़ा आएगा खेल में। मालविका, आज उस चौहान परिवार का गुरूर मेरे घर की दहलीज पे घुटेगा और बहुत जल्द मेरे कदमों पे भी। इतना बोल मिस्टर बेदी अपनी जगह से उठते हुए उस तरफ जाते हैं जहाँ से बेदी मैंसन के गेट पे नजर जाती हैं। गेट के बाहर दिग्विजय जी अपनी छड़ी से सहारे खड़े हुए बस अंदर से जवाब आने की देख रहे थे। दिग्विजय जी यूँ अपने चौखट पे देख मिस्टर बेदी को बहुत मज़ा आ रहा था। वही नौकर भी की बात सुन दिग्विजय जी बस उसे मन महसूस रह जाते हैं। दिग्विजय जी के साथ आया मुन्ना ये बात सुन थोड़े गुस्से में कहता है, इनकी हिम्मत कैसे भी बड़े साहब आपको यूँ बाहर खड़ा करने की। गलती है हमारी है, यूँ खाली हाथ नहीं आना चाहिए था। अगर आपने साथ हमारे गार्ड्स भी आते तो इनके बीच डाले सिक्योरिटी को यूँ 2 पल में ढेर कर देते और किसी को हिम्मत नहीं होती आपके यूँ इल्ज़ाम और आपको यूँ जलील करने की। आने दे, आज बड़ी मैडम को इनकी शिकायत करूँगा, तब वो निपटनेगी और दोगले लोगों से। मुन्ना अपनी बातें में लगे दिग्विजय जी के हाल देख चिंता करते हुए कहता है, बड़े साहब आप चले वापस, ऐसे लोगों पर देर
क्यों ही आना, जब तक छोटी अनजान न बने। अब चलें वापस। इतना बोल मुन्ना दिग्विजय जी की वापस कार की तरफ चलने को कहता है तो दिग्विजय जी जैसे आज अपनी जिद पे अड़े हुए सामने दरवाजे की ओर देखते हैं। उनकी कड़क आवाज़ में कहते हैं, मुन्ना ये बेफजूल की बातें मत करो, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम यही इंतज़ार करेंगे। वैसे भी कुछ मंगाने के लिए भगवान के पाठ दोबारा में पाठ द्वार पे भी अपने बारी का इंतज़ार करना पड़ता है। आज वैसे ही हम भी यहाँ कुछ मांगने ही आए हैं। ये सुन मुन्ना आश्चर्य कहता है, लेकिन बड़े साहब इतनी बेइज्जती के बाद भी आप लोग उन्हें भगवान का दर्जा दे रहे हैं। जो लोग एक बुजुर्ग के साथ शैतानों जैसा व्यवहार कर रहे हैं, भला इतनी इंसानियत कहीं नहीं अंदर बुला सके। ऐसी जगह मांगने आने से अच्छा है कि हम मर जाएं, लेकिन अपनी बेइज्जती ना बर्दाश्त कर सकते। दिग्विजय जी अपनी आंखों में रुद्र में खोए नरमी से कहते हैं, आज कोई भी बेइज्जत हमारे पोते से नहीं जुड़ी है। दिग्विजय जी अपनी आंखों के रुद्र में खोए नरमी से कहते हैं, आज तो कोई भी बेइज्जती हमारे पोते से बड़ी नहीं है। ये दिग्विजय चौहान अपनी जान धीरे से देता, लेकिन अपने पोते को अपने घर में कह ही जाएगा। ये सुन तो मुन्ना जैसे अपना सिर पीटने लगा था। वो अपने माथे पर हाथ रख बाकी हताश हुए झुकता है। मैं कहता, बड़े साहब ऐसे कहना कहीं समझदारी नहीं है। अगर वही मैडम के पता चला होगा, लेकिन वो उन्हें कितना दुख होगा आप जानते हैं ना। आपकी इज्जत के लिए उन्होंने कितने सारे झुका डाले हैं, और आज आप अपनी इज्जत को यूं ही झुका रहे हैं, वो भी यूं आप बड़ी मैडम के साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। दिग्विजय जी मुन्ना की बातें सुन जैसे अनसुना कर बैठे थे। उन्हें आज सिर्फ अपने पोते की चाहत थी, जिसके लिए वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार लिए बैठे थे। वो अपनी छड़ी को मजबूरी से थामे कहते हैं, हम जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, पर जब तक हम अपने पोते को साथ लिए लौटेंगे तो देखना कितनी अधूरी खुशियाँ लौट आएंगी। अन्या को वो कितनी ज़्यादा खुश होगी, और हमारा छोटा सा शैतान रुद्रांश की ज़िंदगी संवर जाएगी। उसे उसके पिता का साया मिल जाएगा, माँ का लाड मिल जाएगा, जिसके लिए वो नन्ही सी जान कितना तड़पता है। आज हम वो सारी खुशियाँ लेकर ही जाएंगे। और खबरदार तुमने किसी को हमारे यहाँ होने की खबर दी तो। दिग्विजय जी की बातें उन मुन्ना बस उन्हें ताकते रह जाता है। वो खुद को इतना मजबूर महसूस कर रहा था कि वो कुछ कर भी नहीं सकता था। अब सूरज चढ़ने के आया था और दिग्विजय जी यूं ही बेदी मैंसन के बाहर खड़े थे। मुन्ना उन्हें लिए छाता लिए खड़ा था। 1 घंटा बीत गया। अब दिग्विजय जी की हालत ख़राब होने लगी थी, लेकिन उनके मन की निश्चित अभी नहीं टूटी थी। मुन्ना काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था दिग्विजय जी की जिद की। उसका रह कर मन अन्या को कॉल कर सब बताने को हो रहा था, लेकिन बेचारा वो बहुत ज़्यादा मजबूर था। दिग्विजय जी को वादा किए बैठा था। तभी दिग्विजय जी के छाते को संभाले मुन्ना के हाथों से रोमा उसका नीचे गिर गया, जिसे उठाने को वो नीचे झुका है कि तभी दिग्विजय जी के पैरों ने उनके शरीर से जवाब दे दिया। वो बेहोश होने लगे कि तभी पीछे से आए कोई उन्हें संभाल लेता है। मुन्ना तो ये देख परेशान हो जाता है, लेकिन अगले ही पल वो आश्चर्य से भर जाता है। दिग्विजय जी अपने अधखुली आंखों से उस शख्स को देखते हैं तो उनके होठों पर दर्द और तकलीफ में एक मुस्कान खिल जाती है। वो अपना हाथ उठाकर उस शख्स के गालों को छूकर धीमे स्वर में कहते हैं, मेरे रुद्र, मेरा पोता। वह शख्स और कोई नहीं बल्कि सिद्धार्थ था। दिग्विजय जी की ऐसी हालत देख वो हैरान के साथ परेशान भी हो गया। गर्मी में वहाँ से उनके चेहरा पसीने से भीगा लाल पड़ चुका था। सिद्ध उनकी हालत देख उन्हें संभाले हुए गार्ड्स पे थोड़ा गुस्सा करते हुए उन्हें उनकी मदद के लिए बुलाता है और सबके सहारे से घर के अंदर ले जाता है और नौकरों से ठंडे पानी का टावल और पानी लाने को कहता है। सोफे पर दिग्विजय जी को आराम से बैठाकर पानी का गिलास देता है
और ठंडे टॉवल से उनका पसीना पोंछते हुए परेशान स्वर में कहता है, मिस्टर चौहान आप ठीक हैं? आपकी ऐसी हालत कैसे हुई और बाहर ऐसे क्यों खड़े थे? आप ठीक हैं? आपको कोई परेशानी तो नहीं हो रही है? मैं डॉक्टर को बुलाऊं? आपको कुछ चाहिए? सिद्ध को देख तो दिग्विजय जी जैसे सारी तकलीफ दूर हो गई। वो मुस्कुराते हुए उसके चेहरे को छूकर खुशी से कहते हैं, मेरा पोता रुद्र। तो दोस्तों, दिग्विजय जी तो लेने चले गए अपने रुद्र राय चौहान को, लेकिन अगर अन्या को पता लगेगा तो वो क्या करेगी, जानेंगे हम अगले भाग में। क्या सिद्ध ही रुद्र राय चौहान है, ये भी हम आपको अगले भाग में ही बताएंगे। तब तक के लिए आप बने रही है। और आपको पता है प्रेगनेंसी लास्ट स्टेज पर है, तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट करें दोस्तों। धन्यवाद।